अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, ये ख़ित्ता जहां हम मौजूद हैं, मुल्तान आम की पहचान रखता है। आम के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत मशहूर है। ये पूरा ख़ित्ता मुल्तान, रहीम यार ख़ान और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, आम के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं। आम की फ़सल बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम फ़सल उठा लेते हैं और फिर बाग को अल्लाह के हवाले छोड़ देते हैं। बाद में भी उसकी निगरानी, निगहदाश्त रखनी होती है। वो निगहदाश्त कैसे रखनी होती है, सर्दियों के मौसम में उसको कैसे संभालना है, जब फल नहीं है तो फिर उसको खाद कैसे देनी है, पानी कैसे देना है और क्या एहतियातें करनी हैं। अगर हम नया बाग लगा रहे हैं, नई नर्सरी लगा रहे हैं, तो नर्सरी किस वक्त लगानी है, फिर उसको मुंतकिल किस वक्त करना है, उसमें क्या एहतियातें करनी हैं, ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद ज़फ़र साहब। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में और ख़ास तौर पे बागात के हवाले से भी गहरी नज़र रखते हैं, तहकीक भी है और तालीम भी देते हैं। उनके साथ तीसरे मेहमान के तौर पर मौजूद हैं शाहिद हमीद भुट्टा साहब। आप काश्तकार हैं और ख़ास तौर पर आम की काश्तकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं और अमूमन जो है आम की ना सिर्फ निगहदाश्त के हवाले से भी इनकी एक्सपर्टीज़ है, बल्कि आम को एक्सपोर्ट करने के हवाले से भी इनका खासा किरदार है। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शहजाद साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हमने सुना था कि जी आम के बागात पर दो तरफ़ा अटैक हुए हैं। एक तो कटाई का अटैक हुआ और फिर दूसरा बीमारियाँ शुमारियाँ भी काफ़ी लगी। पिछली दफ़ा जो है फल वो भी खासा कम रहा और हमारी जो पैदावार थी वो भी मुतवक्को नहीं हो सकी। तो अब इस वक्त ज़ाहिर है पैदावारी अमल तो ख़त्म हो गया। इस वक्त बागात की सूरत हाल है क्या, सेहत के हवाले से? अच्छे खड़े हुए हैं, कमज़ोर हैं, निगहदाश्त की ज़्यादा ज़रूरत है या सब ओके है? डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी और बड़े अच्छे वक्त पे हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जी। अब मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंगो है एक्चुअली इसकी एक साल में 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है। जिसमें पहली नबाताती ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी फिर रूट डेवलपमेंट होती है, ठीक। थर्ड वन इज नबाताती जो वेजिटेबल ग्रोथ है उससे मुराद ये है कि पत्ते वत्ते शाखें वो बढ़ती हैं। ठीक है। दूसरे मरले पर इसकी जड़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। जी, जड़ों की ग्रोथ होती है। ठीक है। और थर्ड वन जो है वो डॉर्मेंसी और फिर आगे। इस वक्त डॉर्मेंसी से मुराद ये है कि वो नींद कर लेता है, पौधा सो जाना, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। राइट एट द मोमेंट ये डॉर्मेंसी का पीरियड चल रहा है। अच्छा। और ये डिटरमिन करता है कि आपका जो मैंगो का ऑर्चर्ड है या प्लांट है उसकी फेट क्या होगी नेक्स्ट कमिंग सीजन में। तो डॉर्मेंसी हेयर मीन सिर्फ डॉर्मेंसी, नो डिस्टर्बेंस। आपने उसे पानी नहीं लगाना, आपने कोई खाद नहीं देनी, एक्सेप्ट कि अगर इन्वायरमेंटली बहुत हार्श हो जाता है, जैसे कोई फ्रॉस्टी नाइट्स आ जाती हैं, तो उस वक्त हम उसे लाइट इरीगेट करते हैं। ठीक है। ये वो चीज़ है जो कि पौधे की आगे, जैसे मैंने कहा है, डिसाइड करेगी कि हमारी जो क्रॉप है नेक्स्ट टाइम क्या होगी। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त बाग की क्या सूरत हाल है, लास्ट जो हमारा अभी रिसेंट सीज़न जो गुजरा है उसमें हीट वेव की वजह से हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। हमारी तकरीबन सभी वैरायटीज़ मुतासर हुई, कुछ कम हुई, कुछ बहुत ज़्यादा हुई, कुछ माइल्ड हुई। तो इसकी वजह से एक ब्लेसिंग ये हुई कि इस दफ़ा हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बड़ी टाइमली थी। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अभी वो जैसे सफ़ेद चौंसा की बात हमारी लेट वैरायटी है। ठीक है। अब उस पर से फ्रूट गिर गया है और उसी फ्रूटेड शूट से फिर दोबारा फ्लश निकल आया है। अच्छा। ये एक बड़ा, और सफ़ेद चौंसा की ये एक बड़ा अच्छा, वैसे भी इसका जेनेटिक फैक्टर भी है, लेकिन हमें पहले वो फ्लशेज़ आ गए। अब जब टाइमली फ्लशेज़ आ गए अब वो मैच्योर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त जो हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा बड़ी बम्पर क्रॉप होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस वक्त जो बाग की सेहत देख आज के तक आप कह रहे हैं, जी जी आज ठीक है, इसमें मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये अभी हम डॉर्मेंसी का जिक्र कर रहे हैं, मतलब पौधे सोए हुए हैं, उनको ना जगाएं, बस सोने दें, लेकिन इसकी पहचान क्या है? हम जो टाइम पीरियड है उसको देख के फैसला करते हैं, मौसम को देख के फैसला करते हैं, या पौधे की भी कोई पहचान है कि पौधा इस वक्त सोया है, उसको छेड़ना नहीं है? थैंक यू। इसमें आप दोनों देख सकते हैं। अच्छा। डॉर्मेंसी मीन्स जैसे शहजाद साहब ने बताया कि पौधा रेस्ट फेज में होता है। ठीक है। आपको उसके ऊपर कोई नए शगुफ़े नज़र नहीं आते,
कोई आपको फल नज़र नहीं आता, कोई फूल नज़र नहीं आता, जो इंडिकेट करता है कि इस वक्त पौधा हमारा रेस्ट फेज में है। अच्छा, उसकी बढ़ोतरी भी नहीं बढ़ोतरी भी नहीं सब कुछ होती, रुक जाता सब कुछ उसको नॉर्मली इसे हम सीडोडोर्मेंट कहते हैं, रेस्ट फेज में। अगर आप इसको पानी देंगे, अगर आप इसको खुराक देंगे तो हो सकता है इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, लेकिन क्योंकि सीज़न ठीक नहीं है, टेम्परेचर हमारा माइनस उस पर 10 डिग्री पे आ जाता है नाइट टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब ये बात तो तय है कि जब डॉर्मेंसी का पीरियड है या इस वक्त जब वो पौधा सो रहे तो उससे छेड़छाड़ ना करें। बिल्कुल, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और भी देखभाल की ज़रूरत नहीं है, और इस वक्त ये फेज़ है, इसको ना छेड़ें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए, जैसे वो इस पर बात करते हैं, अगर पर बात करते हैं। भुट्टा साहब, ये अभी हमने हीट वेव का जिक्र किया, आप क्योंकि काश्तकार है ना, आप तो हर वक्त बाग के अंदर मौजूद हैं, और जो कुछ आप देख रहे हैं वो शायद बाहर से रिसर्चर जो है वो इतना नहीं देख पाता। ये हीट वेव से तो बड़ा नुकसान हुआ, क्या इसी तरह सर्दी की लहर भी बाग को नुकसान पहुंचाती है? आपका तजुर्बा सर्दी की लहर लास्ट 2-3 ईयर्स से तो कोई इस किस्म की सर्दी की कोरे की या कंप्लेंट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो ना हमारे ग्रोवर्स काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, और इन दिनों में जो है ना 2 नंबर कंपनीज की स्प्रेज भी कर रहे होते हैं कि ये जो है उसके ऊपर लेयर बैठ जाएगी और कोरे से बच जाएगा या कुछ और हो जाएगा। वो बजाय फ़ायदा देने के आपको नुकसान दे रही होती है। अगर बारिशें नहीं होती या कुछ और नहीं होता, और वो अगर नहीं धुलते आपके पत्ते या बाकी, तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी रुक जाती है और आपका जो ना फ्रूटिंग्स वगैरह भी जो ना काफ़ी इफेक्ट्स मतलब ये है कि सर्दी की शदीद लहर भी शदीद लहर की सूरत में। लेकिन अभी तक 3-4 साल का जो लास्ट एक्सपीरियंस आ रहा है हमारा, सर्दी इतनी आई नहीं, सर्दी आई नहीं है, और उसकी वजह से जो ना मोस्टली जो जिन लोगों ने बागात को या नर्सरीज को या छोटे प्लांट्स को ढांपा था, बजाय फ़ायदे के उनको नुकसानात हुए हैं, उनके पौधे मरे हैं। अच्छा, उसको सर्दी से बचाने के चक्कर में, और जिन लोगों ने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया और बिल्कुल ओपन फील्ड्स के अंदर हैं, वो बहुत अच्छे ग्रो कर गए हैं, और माशाल्लाह जो ना काफ़ी वेजिटेटिव ग्रोथ भी हुई है और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बेहतर होगी। अच्छा शहजाद साहब, इसमें ना 3 पहलू हैं। एक तो हीट वेव आ गई, वो उसको तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया। एक सर्दी की लहर है, दर्जा बहुत कम हो जाता है। एक ये है कि कोहरा पड़ता है, और एक ये है कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं स्मोग, और कभी कभी स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन तीनों के असरात मुरतब होते होंगे, तो इन तीनों के असरात अलग अलग अगर हम देखें तो क्या हैं? जी, इसमें डॉक्टर साहब ये है कि सबसे पहले हमें ये समझ चाहिए कि एक्चुअली पौधे का वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे ये टॉलरेट कर लेता है, और जो जिससे ससेप्टेबल होता है और फिर इफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ जिसे हम कहते हैं चिलिंग इंजरी, और एक होता है फ्रीजिंग इंजरी। जो चिलिंग है वो तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो आ जाती है, और फ्रीजिंग जो है फिर 0 एंड देन डाउनवर्ड माइनस में वो जब चला जाता है। ठीक है, जब ये फ्रीजिंग आ जाती है, जब ऐसे पौधे इफेक्ट हो जाएं, जो कि पिछले, जैसे भुट्टा साहब ने भी कहा कि पिछले 2-3 साल से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम 2016 की बात करें तो उस वक्त सिर्फ 2 नाइट्स ऐसी आई थी कि जिसमें टेम्परेचर हमारा 2 पर गया और उसने पौधों को उड़ा के रख दिया। तो इसलिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए भी। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब ग्लोबली ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स है, ग्लोबली हमारे पास मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो हम देख लेते हैं कि इस वक्त मौसम कैसा है, और उसकी कुछ विजिबल सिम्टम्स होती हैं डे में, लाइक वेदर बड़ा क्लियर होता है और शाम के वक्त को थोड़ी सी लाइट हवा चलती है और क्लाउड्स नहीं है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आज कोहरा हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक अब दूसरी बात यह है कि हमारे जो ऑर्चर्ड्स हैं कुछ मीडियम हाइट्स के हैं, कुछ 30 फीट एंड प्लस हैं, और आजकल जैसे अल्ट्रा हाई डेंसिटी है जो कि वक्त की ज़रूरत भी है यकीनन, तो उसमें पौधे छोटे हैं। तो जो कोहरा होता है, मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँ, कोहरे का जो इफेक्ट होता है ये ऊपर से नहीं होता है, एक्चुअली ये नीचे से होता है। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए छोटे पौधे ज़्यादा मुतासर होते हैं बनिस्बत बड़े पौधों के। ठीक है, और अगर इसकी शिद्दत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाए तो वही जो बड़े पौधे होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इफेक्ट नीचे से ही होता है, नीचे से जी होता है। एक वन थिंग। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि जैसे ये फ्रॉस्ट है, डेफिनेटली फ्रॉस्ट ये भी, क्योंकि फ्रॉस्ट में पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड एयर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये प्लांट को नुकसानदेह होते हैं फ्रॉस्ट। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये हमारी एक प्रीलिमिनरी स्टडी है जिसमें हमने देखा है कि अगर तो फ्रॉस्टी नाइट्स रहें, को 3-4 आ गई हैं, लेकिन फार्मर ने उसे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, तो ये एक दैट बिग कन्वर्ट इन एन अपॉर्चुनिटी टू सेट अ वेरी बम्पर क्रॉप। उससे होता ये है कि आपकी जो वेजिटेटिव बर्ड होती है वो रिप्रोडक्टिव बर्ड की तरफ बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है। अच्छा, तो आपके नए जो फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग टर्मिनल्स शगुफे हो रहे हैं जो जी वो फ्रूट वाले, उनको जो है वो बढ़ोतरी का उन्हें हेल्प आउट करती है और वो बड़ी स्पीड से निकलते हैं।
तो ये अगर आपने फार्मर्स इसे अच्छे तरीके से उसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, इस पे हम पूछेंगे कि वो कैसे करना है। लेकिन मैं ज़रा इसमें एक जो पहलू, एक तो ये हो गया ना कि जी चिलिंग है, फ्रीजिंग है, मतलब दर्जा कम हो गया है, दूसरा कोहरा पड़ गया है। तीसरा पहलू जो है वो मेरे आपसे पूछा था, वो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि जो स्मोक है उससे बारिश नहीं होती, तवील अरसा बारिश नहीं होती और फिर पत्ते काले काले हुए नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि उन पर कोई लेयर चढ़ी हुई है, तो उसके भी कोई मनफी असरात होते हैं पौधों पर, ख़ासतौर पर आम पर? एज सच तो देखिए आपके पास कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑलरेडी पौधा जो है हमारे पास डोरमेंसी में है, ठीक है, वो रेस्ट में है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसमें जब कोई ग्रोथ नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस का कोई अमल भी जो है ना वो नहीं हो रहा होता है, बट वो कंपैरेटिवली हमने कहा कि स्लो डाउन है, डोरमेंसी है, कोई ऐसा जो उसका इशू है उसमें नहीं। तो इससे इतना ज़्यादा स्मोक का हमारे पास इतना। अच्छा, ये अभी जो शहजाद साहब ने कहा कि जी चिलिंग है और फ्रीजिंग है और वो 2 नाइट्स आई और उसने पौधों को उड़ा के रख दिया, वो उड़ा के रख देने से क्या मुराद है, मतलब पौधा किस तरह मुतासर होता है? देखें, पहले जैसे शहजाद साहब ने कहा कि सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास रूट सिस्टम होता है, जो जड़ें होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट होती है, वो गलना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती हैं। आप जब देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी ना, फंगल ग्रोथ है। पत्ते अगर ऊपर से अगर हम देखें, ये छोटे पौधों की बात कर रहे हैं, बड़े पौधों ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो छोटे पौधों पे होता है, ठीक है। अगर पत्तों को देखेंगे वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, काला होना शुरू हो जाते हैं, ये टिपिकल सिम्टम्स हैं फ्रॉस्ट के। ठीक है, और फिर इसकी जो मैक्सिमम है वो क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या हो जाता है, वो भी हमें अंदाज़ा हो ना। मैक्सिमम तो यही है कि पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। और स्पेशली तब होता है जब हमारा नाइट का टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री पे हो जाए ना, 4 डिग्री जो है नाइट का टेम्परेचर हो, देन हमें फ्रॉस्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उस पर ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करता है। 4 डिग्री तक जो है, मतलब इसकी जो दर्जा कम से कम बर्दाश्त करने की हद है वो 4-5 डिग्री तक है, इससे नीचे जो है वो मुश्किल हो जाती है। मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आम पर बात कर रहे हैं, आम की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह करनी है, इस पर बात कर रहे हैं। और माहिरीन हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो आम की पौधे हैं, आम के बागात हैं, वो किस मरहले पर हैं और आइंदा दिनों में आपने कैसे देखभाल करनी है। बूटा साहब, आप बतौर काश्तकार किस मौसम से, आम के काश्तकार, आम के हवाले से, आम के बागात के हवाले से किस मौसम से ज़्यादा खौफजदा होते हैं, गर्मी के मौसम से या सर्दी के मौसम से? नहीं सर, अब तो पहले तो सर्दी से डरते थे सारा कि कोहरे के इफेक्ट्स होंगे और सारा कुछ हो गया, लेकिन लास्ट ईयर का जो बैड एक्सपीरियंस रहा है, अब तो गर्मी से भी डर लगना शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि फ्रूट सेटिंग्स के मराहल के ऊपर आपकी हीट वेव्स आए और टेम्परेचर जो है ना एकदम से 10 या 12 डिग्री अप हो जाए, और जो छोटा छोटा दाना लगा हुआ था वो सारा डैमेजेस हो गए और ग्रोअर्स को इतना नुकसान हुआ है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लोगों के तो बागात के बागात खाली हो गए और लोगों ने जो ना, जो जिन्होंने परचेज़ किया हुआ तो वो छोड़ के भाग गया, लोगों को खुद मार्केटिंग करनी पड़ी और ये सारा कुछ है। लेकिन ये एक अच्छा इम्पैक्ट ये था कि डिमांड एंड सप्लाई का जो तातुल आया, उससे रेट्स अच्छे मिले हैं लास्ट ईयर ग्रोअर्स को, जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़रा सा हौसला मिल गया कि चलो जी हम इस ग्रोइंग फेज में भी हैं। अब तो दोनों से डर लग रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखें, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि कम से कम 5 डिग्री दर्जा 4 डिग्री तक जो है ब्रेक कर जाता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका तजर्बा क्या कहता है कि ज़्यादा? हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या वहाँ पे अब जो देहात के लोग हैं ना वो भी काफ़ी सियाने हो गए हैं, साइंटिस्ट जितने भी वो बन जाए, लेकिन वो सियाने हो गए। वो इसलिए भी सियाने हैं ना, उनको पता है, तो पैसे बराह रास्त लगे हुए हैं ना, मुनाफा और नुकसान। सर, उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है, वो टेम्परेचर जहाँ पे भी मीट कर रहा हो उसका कोई इफेक्ट्स नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यह है कि अगर दिन के अंदर तेज़ धूप निकले और उसका टेम्परेचर जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है पौधे का, पत्तों का भी और बाकी टहनियों का भी, सबको। जिस दिन में तेज़ धूप हो उस टाइम जो है ना उनको डर पड़ जाता है कि रात को शायद कोहरा पड़ जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब लोगों ने अपने तौर के ऊपर जो है ना महकमों की तरफ से कोई इस किस्म की अलर्ट्स या बाकी चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन लोग अपने तौर के ऊपर रात को जिस दिन उनको पता होता है उस दिन हल्का सा पानी लगा देते हैं या वहाँ पे जो है ना कोई धुआं वगैरह या इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर देते हैं अपने बागात के अंदर, कि ताकि एक लेयर ऊपर आ जाए और उस लेयर की वजह से जो है ना कोहरा जब भी पड़ता है तो क्लियर मौसम में पड़ता है, ना ही इस फ्रॉस्ट में इसमें पड़ेगा, ना फॉग में पड़ेगा, ना उसमें पड़ेगा। जब भी क्लियर होगा, जिस दिन मौसम साफ है तो साफ है और दिन में आपको पसीना आ रहा है और इट मींस कि रात को कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, ये अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भाई कोहरा जो है वो उसके असरात और फिर पौधों पर उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं,
तो आप बतौर साइंटिस्ट क्या समझते हैं? ये सवाल जो मैंने अभी भुट्टा साहब से पूछा था कि गर्मी से ज़्यादा घबराना है या सर्दी से, तो काश्तकार को ज़्यादा कॉन्शियस जो है वो किस से होना चाहिए, सर्दी से या गर्मी से? जी बिल्कुल ठीक है। इसमें सर सबसे पहले दुनिया का जो इस वक्त हॉटेस्ट चैप्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी जिस खत्ते में हम रहते हैं यहाँ पर एक बड़ी सडन चेंज है। आप पहले हम फ्रॉस्ट को मैनेज करते थे और हीट वेव आई और उसने बहुत काम खराब मैं किया आपकी हमारी बात ये प्रोडक्शन। काट रहा हूँ, जी प्लीज। एक तो सडन चेंज है, जी। एक तो इसके साथ साथ हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे कि ये चेंज होगी क्या। मतलब काश्तकार को इवन जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो भी समझ नहीं पा रहे। हमें साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जी मौसम की बड़ी तब्दीली मुतवक्को है, लेकिन क्या तब्दीली मुतवक्को है ना, ये हमें समझ नहीं आ रही कि भाई होने क्या वाला है। ठीक है ना, अगर आपने इसके हवाले से भी कुछ अंदाज़ा हो तो ये भी ज़रूर जी जी यकीनन। इसमें यह है सर कि देखें जो अगर आप जियोग्राफिकली मॉनिटर करें तो हमारा जैसे हम साउथ एशिया में हम रहते हैं, सबसे खिता ये ज़रा मुतासर हो रहा है। उसकी सर्टन रीजंस हैं जो कि ग्लोबली जो अपना साइंटिस्ट हैं जो मौसमियात को देखते हैं वो साथ साथ बता रहे हैं। हमारा काम ये है कि हमने अकॉर्डिंग टू वो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको अपने ऑर्चर्ड को कैसे मैनेज करना है। जैसे मैंने हीट वेव का जैसे अभी क्योंकि हमने तो उसे कॉम्बैट किया है, तो हमने इनिशियली उसे को लर्न किया है, दैट वाज वेरी फर्स्ट ईयर। ठीक है। हमने फार्मर्स को उसके अकॉर्डिंगली एक मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, ये जितने अदारे हैं वो फार्मर्स को अकॉर्डिंगली वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट में अभी हमारे पास जो टूल होता है वो यही डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें अलर्ट्स आते हैं, उसकी बेस पे फिर हम अपनी गाइडलाइंस देते हैं और डिफरेंट मींस के थ्रू गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। अब जैसे फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्टी नाइट को देखते हुए हम 4 तरीक़ों से मैनेज करते हैं और ये चारों तरीके फार्मर्स को बड़े अच्छे टूल्स के साथ डिफरेंट ट्रेनिंग्स के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू वो जाती हैं अदारों की तरफ से। उसमें ये सर कि सबसे पहले तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप मौसम को मॉनिटर करें। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे जो ग्रोअर्स हैं वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट हमारा ग्रोअर होता है। ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्टली डील कर रहा है, लेकिन लेगेसी भी है ना, सदियों की लेगेसी भी है। जी जी एवियसली पैसा मिल रहा है, पता लग रहा है, बाप ने ये किया, दादा ने ये किया। एग्जैक्टली। लेकिन अब हम जो टीच करना चाह रहे हैं, बल्कि हमारी सजेशंस होती हैं, वो ये है सर कि जब आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं और मौसम हमें एप्लीकेशन भी बता रहा है कि आज फ्रॉस्ट पड़ सकती है, आज कोहरा पड़ सकता है, तो आपने अपने ऑर्चर्ड्स को लाइट इरीगेट करना है। यहाँ पर ये मैं फिर जोर दे के कहूँगा कि आपने उसे पानी नहीं थोड़ा पानी लगाना है, बहुत थोड़ा पानी लगाना है। ठीक है। अच्छा, फिनोमिना क्या है? फिनोमिना ये है कि चिलिंग इंजरी इफेक्ट कैसे करती है। मैं जैसे पहले ठीक है। होता ये है कि जैसे हमारे अंदर ब्लड मूव करता है, इसी तरह प्लांट के अंदर एक सेल सैप मूव करता है। ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो जब हमारा टेम्परेचर जो है वो चिलिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो जाता है तो वो जमना शुरू हो जाता है, उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं सेल। अच्छा। जैसे क्रिस्टल बनते हैं तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फट जाती है। और ये सबसे पहले एक इफेक्ट क्या होता है, ये लीव्स पे होता है। जब आप कभी मॉनिटर करें तो हमारे सबसे पहले प्लांट्स जो हैं वो लीव से डैमेज होते हैं। वो कोई एक साइड भी हो सकती है, टॉप हो सकती है, राइट लेफ्ट नहीं होगा, इसी साइड से, और देन ये फिर ट्रैवल करता है डाउनवर्ड टू दी स्टेम। अच्छा। और जब हम पानी लगाते हैं तो वो होता क्या है, वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जमते नहीं, क्रिस्टल नहीं बनते, और वो जो पौधा है वो चिलिंग इंजरी से बच जाता है। कैसे नहीं बनते, उसकी रीज़न क्या है? जी, वो पानी के साथ वो जो सेल सैप है वो डिल्यूट हो जाता है और वो पानी जो है वो जो प्लांट के अंदर वो मूव कर रहा होता है। हमने जड़ों में लगाया। जी, जड़ों में तो लगाया। फिर वो पत्तों तक पहुंचते हुए। जी जी, इसका एक मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिनमें फ्लोएम और जाइलम होते हैं। जो जाइलम है उसका काम ही ये है कि रूट्स के थ्रू पानी लेके और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में उनको देना, जिसमें स्टेम है, लीव है और ब्रांचेज हैं डिफरेंट। तो उसका काम यही है, वो वस्कुलर बंडल जाइलम के थ्रू वो वहाँ पर ट्रैवल करता है और वो क्रिस्टलाइजेशन होने से बचाता है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती और कोरेक्ट। ये एक चीज़ है। ठीक है। इसके साथ फिर एक समझिंग होती है, हम ग्रोअर्स को, जो कि आजकल ग्रोअर करते भी हैं, वो अपने ऑर्चर्ड के साइडों पे ना धुआं कर देते हैं शाम को। जब धुआं करते हैं उससे भी कॉमन, ये रिकमेंडेड है जी 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 बिल्कुल, ये रिकमेंडेशंस मैं बता रहा हूँ। और थर्ड वन जो है वो होता है किसी चीज़ का स्प्रे करना। अब स्प्रे में जो होता है इसमें डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं, जैसे एंटी फ्रॉस्ट है, केमाब है, न्यू थर्म है, लाइक दिस, और बड़ी हद तक जो है वो बोर्डो पेस्ट मिक्सचर जो होता है उसको भी लोग स्प्रे करते हैं, उसके भी खातर खा अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर छोटे पौधे हैं तो छोटे पौधों को ढांपा जाता है। अभी जैसे भुट्टा साहब कह रहे थे कि पिछली दफ़ा ढांपने से पौधों को डैमेज बढ़ गया। प्रॉब्लम ये है सर कि हम ये कहते हैं कि ढांपना कैसे है। जब अक्सर आप देखेंगे कि लोगों ने ये जो
जैसे आम ज़ुबान पे गट्टू कहते हैं, वो जैसे चीनी के या खाद के, ठीक उनको ऊपर चढ़ा देते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। अच्छा। ये वो होता है जो कि टोटल प्लांट का फोटोसेंसिस ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखना मॉनिटर हमने ये करना है कि हमने कौन से, नॉर्मली होता क्या है, सजेस्टेड वे, आप पौधे को ऐसे कवर करें कि वहाँ से जो आपकी जो इस वक्त जो हमारा सन ट्रैवल कर रहा है इस सीज़न में पाकिस्तान जिस खत्ते में, तो वो सदर्न साइड से मूव कर रहा है, तो सदर्न साइड से उसे हीट मिले, उसे एयर मिले। ठीक है। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर आपके पौधे जो हैं वो किसी भी किस्म जनूब की सिमत से उसे हीट मिले, एग्जैक्टली, ताकि वो जो है उसके असरात जो है वो बेहतरी हो, वो हीट मिलेगी, उससे जो है वो कोरा जो है वो कम असर। इसके साथ एक छोटी सी जो टूल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लीन कल्टीवेशन। आपके जो पौधे हैं वो नीचे से साफ हो, जड़ी बूटी ना हो। अगर जड़ी बूटी होंगी तो पानी वहाँ पर मॉइस्चर सस्टेन करेगा और ये फिर आगे प्रॉब्लम काज करेगा। तो गर्मियों में हम इसे इनकरेज करते हैं मल्चिंग को, ठीक है, और जड़ी बूटियों को, लेकिन जब सर्दी होती है तो क्लीन कल्टीवेशन, ये दो पार्ट, मैंने आपको 4 टूल और 7 कल्टीवेशन, ये कोरे से बचाने के लिए तो बेहतरीन बच जाते हैं पौधे। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी हमने डॉर्मेंसी का जिक्र किया, पौधा सो रहा है, अब ये पौधा जागेगा कब? इसके लिए भी कोई अरसा है कि इतना अरसा ये डॉर्मेंसी रहेगी, और फिर उसके क्या इंडिकेटर्स हैं, और फिर उसकी तैयारी भी देखें। इंसान भी सो के जब उठता है तो बड़ी एकदम भूख लगी होती है, बड़ी अजीब सी कैफियत होती है, फ़ौरन दिल करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखी जाएँ तो क्या आपके तासुरात हैं? जैसे शहजाद साहब ने भी बताया कि डॉर्मेंसी हमारी स्टार्ट हो जाती है नवंबर दिसंबर, मतलब ये नवंबर से स्टार्ट हो जाती है और ये रहती है तकरीबन जनवरी तक। लास्ट वीक जो जनवरी का है इस तक हमारे पास जनवरी तक, जनवरी पूरा जनवरी जो है ऑलमोस्ट आप कह लें। और जैसे ही उस पर नई फ्लश आना शुरू हो जाती है, नए फूल आना शुरू हो जाते हैं, नई कोई शाख निकलना शुरू हो जाती है, ये इंडिकेशन है कि आप पौधा हमारा जाग गया। अच्छा, फरवरी में भी तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, ये नहीं कि सर्दी खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप देखें, हम तो ये इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर का मौसम आने लगता है तो फिर पौधा जागता है और उसमें जिंदगी आ जाती है। हम डे टेम्परेचर देखें, दो तरह का टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर। नाइट टेम्परेचर जब भी बिलो 10 होगा तो हम कहते हैं कि ये इस वक्त हमारा पौधा डॉर्मेंसी में है या इसके अराउंड है। जैसे ही नाइट टेम्परेचर हमारा 15 से 20 डिग्री पे आता है, हम कहते हैं कि ये प्लस 25 डिग्री से ज़्यादा होगा डे का टेम्परेचर, तो हमारे पास वो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, पौधा जाग जाता है। इन दिनों में भी 25 डिग्री से अबव जा रहा है टेम्परेचर, मतलब ये तो लेकिन नाइट टेम्परेचर हमारे पास, नाइट टेम्परेचर हमारे पास कहाँ है? अच्छा, अब पौधा जाग गया, आपके पास इंडिकेटर्स क्या आए? एक तो ये आपने देखा कि पत्ते सरसब्ज होना शुरू हुए, बढ़ोतरी शुरू हो गई, तो आपने इस अरसे को देख के फैसला करना है या पौधे को देख के फैसला करना है कि ये अब जाग चुका है और इसको अब खुराक की ज़रूरत है? देखें, है ये वही डॉर्मेंसी से ही। जैसे ही नाइट का टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री से कम होता है, ये बहुत अच्छा है पौधे के लिए, क्योंकि इसी पे ही फ्लावर इंडक्शन होती है, फूल का पता लगता है कि ये कौन से फूल हमारे पास बनेंगे। अगर नाइट का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होगा इन दिनों में तो हमारे पास फ्लावर इंडक्शन बहुत कम होगी, हमारे पास फ्लावर ही नहीं बनेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कि फ्लावर अच्छे होंगे, और जैसे ही मतलब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है आगे हमारे पास जनवरी के एंड में तो आपके पास फ्लावरिंग आना शुरू हो फरवरी आ गया, फरवरी में अब फौरी तौर पर करना क्या है? मतलब आपने इंतज़ार करना है या उसको फौरी कोई खुराक की ज़रूरत है पौधे की देखभाल के हवाले से? सो नॉर्मली हम जब खुराक के जो ताल्लुक है उसमें हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास फ्लावरिंग हो गई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नहीं है तो 1% पोटाशियम नाइट्रेट का आप लोग स्प्रे करें। इसके साथ साथ नाइट्रोजन जो हमारे पास रिकमेंडेड है अराउंड 500 अगर आपका पौधा 8-10 साल का है, और इसी तरह पोटाश का, ये आप लोग बोसल डोज अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो है साइंटिफिक फार्मूला। अब काश्तकार का फार्मूला भी जानते हैं जी, वो खुद क्या करते हैं जी, क्यों बूढ़ा साहब? सर जहाँ तक डॉक्टर साहब का कहने का है कि नवंबर से डॉर्मेंसी और ये सारा प्रोसेस का कह रहे हैं कि अभी से सुलह दें, ये सारा कुछ कर दें क्योंकि 2-3 साल से क्लाइमेट चेंज काफ़ी सारा चेंज हो गया है ना। अब जो प्रॉपर आपकी सर्दी आती है वो 15 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो रही होती है और फरवरी मिड ऑफ फरवरी तक जो है वो चल रही होती है। तो असल जो डोरमेंसी का जो पीरियड है वो वाला है, ये वाला नहीं है। अब भी आप ग्राउंड रियलिटीज़ में अब जाएँ, आप बागात में, मेरे बाग में, बाकी तमाम लोगों के बागात में रोड से आप गुजरें तो अभी तक नबाताती ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। पर ये कि टेम्परेचर जो ज्यादा है 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में चल रहा है, वो हो रही है सर, वो हो रही है। तो इस हवाले से जो ना काश्तकार, आप ये देखें कि डेंगू खत्म नहीं हो रहा ना इस मौसम में, तो मच्छर खत्म हो जाता है शरीर सर्दी में, तो अभी वो जो है वो डेंगू की सूरत हाल खराब है। उसके लिए काश्तकार ने जो अभी तक जो है ना, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है तो पहले सुला देगा, तो क्योंकि जमीनों की लेयर्स का भी इशू है। जो रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पे उनको पानी लाजमी देना है, कोई 4 महीने का ब्रेकअप देंगे तो नीचे उनका जो है ना सारा सेटअप पौधा मुरझाना शुरू कर देगा। जो भारी ज़मीनें होती हैं उनके लिए रिकमेंड करते हैं। तो इस चीज़ का डिसीजन जो है ना कम से कम इन लोगों को ये बता देना चाहिए कि जो
जो प्रॉपर जो टेक्सचर है ज़मीन का उसके मुताबिक डोरमेंसी को आगे डिफाइन करना है। अच्छा। अब एक रेतली ज़मीन है जहाँ पे पानी लगाएं और 8 घंटे के बाद चलना शुरू कर दें, उसको 4 महीने सुलाएंगे तो उसकी तो वैसे जड़ें और सब कुछ खुश्क हो जाएगा। यही से इस पे मजीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें बड़ा सा, ब्रेक भी बड़ी ज़रूरी है जी। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम आम की फसल पे बात कर रहे हैं। माहिरीन आपको बता रहे हैं कि हमने अपने आम की बागात की निगहदाश्त कैसे करनी है। भुट्टो साहब आप कह रहे थे कि ये जो सोने का फेज़ है ये फ़र्क आ गया है कि मौसम बदला है तो उसके साथ साथ ज़मीन के टेक्सचर के हवाले से भी, कि जो रेतली ज़मीनें हैं, जो भारी ज़मीनें हैं वो पानी खड़ा करती हैं, जो रेतली ज़मीनें होती हैं उनमें सुबह पानी लगाएं तो शाम में आप जो ना चलें तो आपका जो ना वो चिपकती नहीं है नीचे से, ये बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए होता है। तो ग्रोअर्स इसके लिए जो सबसे बेस्ट उनके पास ऑप्शन होती हैं वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो है ना उसको वो कर लेता है, मैनेज कर लेता है। ठीक है। क्योंकि हम जो एज ए ग्रोअर, मैंगो ग्रोअर, हम जब देख रहे होते हैं कि हमारी ज़मीन का बिल्कुल खुश्क हो गया है, नीचे तना या बाकी चीज़ें हो गई, तो उन दिनों हल्का सा पानी लगा देते हैं और हम पूरी डोरमेंसी में नहीं लेके जाते उसको कि प्रॉपर वे में। क्योंकि ये वाला जो फेज़ है इसमें कहेंगे कि पानी लगाएंगे तो कोई वेजिटेटिव ग्रोथ होगी या कुछ होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसको पानी लगाएं, खाद लगाएं, जो कुछ करें उसने नया शगुफा नहीं निकालना, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा है कि उसको निकलने की पोजीशंस में भी नहीं होता वो। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लंबे लंबे जिम्मेदार नहीं है कि 10-20 छोटे पौधों के लिए भी ऐसी ही है डोरमेंसी और बड़े पौधों के लिए भी सेम है, फेज ऐसे है? और छोटे पौधों के लिए तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटीज़ या मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जितना भी उनको कह लें, तो कोई भी बंदा रिले नहीं कर रहा होता, उन्होंने लगाना ही लगाना है पानी। वो कहता है मेरा पौधा मर जाएगा, मेरा तो उसके लिए तो बच्चा है ना, वो जैसे बच्चे को पाल रहा होता है, बेटे को पाल रहा होता है, वैसे पौधे को पाल रहा होता है। तो वो छोटे जितने भी पौधे जितने लोगों ने भी लगाए हैं, तो किसी ने वो 3 महीने का या 2.5 महीने का ब्रेकअप नहीं दिया, उन्होंने फसलों के अंदर लगाए हुए हैं या बाकी कोई ना कोई फसल काश्त की हुई है। क्योंकि फ्री हैंड उसको देंगे तो जहरी बात है, उसमें तो एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सुन लेते हैं कि जी ये छोटा पौधा और बड़ा पौधा, इसमें डोरमेंसी में फ़र्क है। छोटे बच्चे के लिए तो ज़्यादा लुक आफ्टर करनी पड़ती है, तो उसको पानी चाहिए, उसको भी हमने सोचना है कि ये डोरमेंसी में इसको पानी नहीं लगाना, खाद नहीं देनी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये समझने कि डोरमेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है क्या। जैसे मैंने शुरू में बात की थी, होता ये है सर कि पौधे को जब हम डोरमेंट में लेके जाते हैं तो उस वक्त जब पानी लगाते हैं तो पानी जो जैसे छोटे पौधे हैं, छोटे पौधों को बड इंडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उस पर हमें हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि इस पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ोतरी की तरफ है, वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी बढ़े। ठीक है, तो इसलिए उसका कंसर्न नहीं है। ओके, ठीक है, डोरमेंसी उसका कंसर्न ठीक है। और लेकिन जब बड़े पौधों की बात करें तो होता ये है, जैसे भुट्टो साहब कर रहे थे, बात कर रहे हैं कि वो हम टोटल डोरमेंसी में अगर पौधा नहीं जाता, उसका एक लिटिल बिट नुकसान ये है कि आपकी जो शुगर्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो आपकी नाइट्रोजन है, यानी जिसे हम CN रेशो कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इससे होता क्या है, वो आपकी जो टर्मिनल्स होते हैं जिन्होंने बड इंडक्शन, बड डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जो जाना था, इसकी रेशो कम हो जाती है। जब रेशो कम होती है तो हमारे फ्रूटिंग टर्मिनल्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, मीन हम अपनी प्रोडक्शन पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, यानी वो उसकी तादाद कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसे कंप्लीट डोरमेंसी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो, जैसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो हमारी सॉइल और टेम्परेचर, ये हमारा जो ये दोनों चीज़ें जो फेट डिसाइड करती हैं पौधे की। अगर आपका टेम्परेचर इस वक्त इन्वायरमेंट का वो नाइट हेयर टेम्परेचर क्या है, वो हम जब भी फेट डिसाइड करता है वो हमारा नाइट टेम्परेचर डिसाइड करता है। डोरमेंसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और देन फिर जब डोरमेंसी से पौधा बाहर निकलेगा तो भी नाइट टेम्परेचर ही उसकी फेट डिसाइड करेगा। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। और सेकंड बात ये है कि जब हम डोरमेंसी में पानी लगाते हैं और ज़्यादा पानी लगाते हैं तो होता क्या है, वो वेजिटेटिव फ्लशेस वो निकलें या ना निकलें, लेकिन बड इंडक्शन स्लो हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये उसका मेजर नुकसान होता है। इसका मतलब डोरमेंसी बड़ी ज़रूरी है जी, बहुत। और उसमें काश्तकार जो है, जैसे भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हम नहीं मुकम्मल सोने देते, तो अगर मुकम्मल सोने देंगे तो उस पर पैदावार पे मस्बत असर पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि छोटे पौधे हैं तो उनको आप जो है वो रूटीन में जैसे आप खुराक दे रहे हैं। जी, उसमें सर मैं जैसे बताया कि डोरमेंसी हेयर मीन कि हमने
बर्ड इंडक्शन, ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो छोटों में इसकी जरूरत, इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो नए बागात लगाना चाहते हैं, नर्सरी की तरफ जाना चाहते हैं, नर्सरी के लिए सूटेबल टाइम क्या है कि आपने इस वक्त जो है वो नर्सरी तैयार करनी है और फिर पौधों को मुंतकिल करने का सूटेबल टाइम क्या है? जहाँ तक नर्सरी बनाने का ताल्लुक है तो वो तो डेफिनेटली आपके पास जून जुलाई का महीना होते हैं। ठीक है। जब आपके पास गुठली अवेलेबल, ठीक है, उस वक्त ही आप नए पौधे बना सकते हैं। और जहाँ तक अगर आप इसको ट्रांसप्लांटिंग की बात करें फील्ड में, तो ये दो ही मौसम हमारे पास हैं। आप सितंबर अक्टूबर में हम नॉर्मली ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर हमारे पास फरवरी मार्च का जो मंथ होता है उसमें हम लोग करते हैं। ठीक, ये दोनों मौसम ठीक है। डॉक्टर साहब, आप इसमें काफ़ी काम करते हैं, नर्सरी आप लगाते भी हैं और फिर पौधों को बेचते भी हैं, मुंतकिल भी करते हैं। तो आपके पास इसके हवाले से क्या एक्सपीरियंस है कि भाई नर्सरी लगाने के लिए सूटेबल टाइम और फिर उसमें क्या क्या कुछ करना है, उसमें भी खुराक चाहिए, उसमें क्या क्या एहतियातें हैं? सर नर्सरी लगाने के लिए बेस्ट टाइम तो वही होता है कि जब आपकी फ्रूटिंग, जब हम जो सिलेक्शंस करते हैं गुठली की या बाकी जब परचेजिंग करते हैं गुठली की, तो वही होती है कि जब आपका फ्रूट मैच्योर हो चुका, मिड कहाँ से परचेज करते हैं? फैक्ट्री से आ रही थी मैंगो, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पल्प निकाला जा रहा है, पल्प प्लांट्स हैं, वहाँ से परचेजिंग हो रही होती है। ठीक है। तो पर्पस ये होता है कि मिड सीजन्स के अंदर लें। उसमें वो पैरामीटर क्या है, वो जो परचेजिंग आप कर रहे हैं, गुठली की सेहत भी देखनी है, गुठली को आम की किस्म भी देखनी है, क्या क्या करते हैं? उसकी आम की किस्म नहीं होती, गुठली तो किसी चीज की भी लगाएंगे, लटोर के लगाएंगे देसी निकलेगा, चौसे के लगाएंगे देसी निकलेगा। उस वक्त किसी चीज की कोई देखभाल की जरूरत नहीं, जैसी भी गुठली है उसका साइज देखना है, उसका साइज कुछ भी नहीं, इन चीजों के ऊपर पढ़ेंगे तो आप जो बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। ठीक है। तो वही प्रोसेस होता है कि मिड सीजन में लें कि जब गुठली के अंदर का जो गूदा है, जो टेक्सचर है वो मैच्योर हो चुका हो, ताकि उसके अंदर से पौधा निकलने की उसकी शनाख्त कैसे होगी? उसके ये होता है कि आपने स्टार्ट में नहीं लेनी और आपने एंड पे भी नहीं लेनी, क्योंकि एंड पे फ्रूट का साइज छोटा होता है, गुठली छोटी होती है, और जब वो ग्रो करती है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैशेस नहीं निकालती उस प्रॉपर वे में, जो ना। ठीक है। जो मिड वाला होता है वो फुल जवान होता है। जब जवान गुठली लेंगे आप, उसके अंदर जो है ना कैपेबिलिटीज़ होंगी बाहर निकलने की, नए शगुफे निकालने की, तो उस वक्त जो है ना ज़्यादा बेस्ट होता है। एक कनाल में आप नर्सरी लगा रहे हैं जी सर, तो कितनी गुठली चाहिए? एक कनाल्स के लिए कोई कैलकुलेटर्स नहीं होती, क्योंकि ट्रॉलीज आ रही होती हैं और उसी हिसाब से हम उसको कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स आते हैं 1 एकड़ के अंदर, जो नर्सरीज के हम लगा रहे हैं वहाँ पे जमीन, तो फिर वो हाई डेंसिटी, अभी हाई डेंसिटी के ऊपर नहीं, नर्सरीज की हद तक जो हम बात कर रहे हैं, तो 25 से 30 हज़ार प्लांट्स जो है ना वेल एंड गुड होता है, ताकि उसको हवा भी मिले, रोशनी भी मिले, उसके नीचे जो है ना तना भी मजबूत हो, और आगे जब शिफ्टिंग के लिए हो तो अच्छे प्लांट्स हैं। जब आप गुठली लेके आते हैं जी सर, तो उसको किसी प्रोसेस से गुजारते हैं? किसी प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता, क्योंकि गुठली के अंदर हैं, क्या करते हैं, मतलब गुठली के अंदर शीरा ज्यादा होता है, क्योंकि जो फैक्ट्री से आ रही होती है, तो हमारा जो प्रोसीजर्स है कि वो एक जगह पे ऊपर 1 कनाल या 1.5 कनाल के अंदर जो है ना उसको फैला देते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसको पानी से वॉश करते हैं, पानी ज्यादा लगाते हैं और एक तरफ से नक्का खोल देते हैं उसका। ठीक है। पर्पज ये होता है कि जो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं या बाकी जो प्रोसीजर से गुजर की आई है वो धुल जाए, मिठास जो है वो भी खत्म हो जाए, और उसके बाद जो है उसके ऊपर हल्की मिट्टी लगा के जो है ना उसको रख देते हैं। हर 3-4 दिन के बाद हल्का हल्का पानी देते हैं, जिससे प्रॉपर जो है ना उसकी वो फूटती है और उससे जो है ना प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जहाँ तक आपकी बात थी कि प्लांट्स लगाने का जो बेस्ट मौसम है, डॉक्टर काशिफ साहब ने कहा कि वो दोनों दो ही हैं, सितंबर अक्टूबर और 15 फरवरी जो है ना, 15 फरवरी से मैक्सिमम 15 मार्च तक आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना हीट वेव्स आ जाती हैं, जब बाकी चीज़ें आ जाती हैं। जो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 6 to 7 ईयर्स, तो उसमें ये है कि जो फरवरी वाली काश्त है वो सबसे बेस्ट जा रही है। अच्छा। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब फरवरी में आप प्लांट्स लगाते हैं और मार्च और अप्रैल 2 माह उसको मिल जाते हैं, नीचे वो अपने रूट्स डेवलप करता है, और उसके बाद जो है ना वहीं से शगुफा निकलना शुरू भी हो जाता है। एक ये रीज़न भी होगी कि सितंबर अक्टूबर में जब आप लगाते हैं तो उसको डर होता है, मौसम का स्ट्रेस भी आ जाता है ना, और फरवरी में फिर मौसम खुल गया और उसमें और मौसम खुलता है तो वो 8-9 माह या 10 माह आपको आगे मिल जाता है। तो वैसे ही जो बाहर का मौसम है वो तो मुर्दा पौधों में जान डाल देता है, मुर्दा पौधों में जान, तो इसलिए इसका ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। जो फरवरी वाली काश्त है अब वो ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर में ज़्यादा, अमूमन सितंबर में ज़्यादा होती हैं। पर्पज़ ये होता है कि उस ज़मीनें आपकी विकेट होती हैं, खाली होती हैं। ठीक है। किसी ने गंदम काश्त करनी है या कुछ और करना है तो वो सितंबर में लगाएंगे, गंदम के साथ लगाएंगे। ठीक हो गया। शहजाद साहब से इसकी रिकमेंडेशन पूछते हैं। हमें आप ज़रा शुरू से बताइएगा कि गुठली की, आपने गुठली लेनी है तो उसके लिए क्या एहतियातें करनी है, फिर गुठली को साफ़ कैसे करना है, उसका कोई प्रोसेस है, कोई दवाई लगानी है या बस ठीक है उसको ऐसे ही काश्त करना है, क्या करना है? जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि सबसे पहले गुठली लेनी कहाँ से है। गुठली लेने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसमें जैसे हमारे पल्प यूनिट्स हैं, वहाँ से आप बहुत सारे बल्ब, मैक्सिमम जो हमारे नर्सरी मैन्स हैं, ग्रोवर्स हैं, वो वहाँ से लेते हैं। लेकिन वहाँ से वहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ देखने की कि उस वक्त मौसम होता है बहुत ज़्यादा हॉट,
तो जब उनकी एक लॉट बनती है, पल्प वो निकालते हैं, तो उसके बाद गुठलों की वो एक ढेरियाँ लगा देते हैं। ठीक है। अब वो ढेरी अगर कोई 1-2 दिन वहाँ पर रखी गई है तो वो जो ऊपर वाली लॉट होगी वो तो बच जाएगी, लेकिन नीचे वाली इतनी गर्मी की वजह से उसका एम्ब्रियो बर्न हो जाता है। अच्छा। इसकी वजह से उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। पहले ठीक तो ये देखना चाहिए कि आप जब ले रहे हैं तो वो फ्रेश लॉट हो और जल्दी से आप उसे जाके लगाएं। हाँ, एक चीज़ जो बिजली जो जैसे भुट्टा साहब ने भी कहा है, कोशिश करें कि मैच्योर जब आपका फ्रूट हो उस वक्त अगर आप लें तो उसका एम्ब्रियो क्योंकि अंदर मैच्योर हो रहा होगा तो वो आपको पूरी जो है वो खुराक दे सकेगा पौधे को, तो वो बढ़ी जाए। लेकिन इसका इंडिकेटर एक और भी है कि अगर आप अपने जितनी गुठलियाँ हैं और उनमें से आप सिलेक्टेड लॉट में वो किसी पानी की एक बकेट पानी वाली ले लें और उसे भर लें और उसमें आप डाल के देखें, उससे आपको एक रेशो पता चल जाएगी कितनी गुठलियाँ पेंदे के साथ नीचे बैठ जाती हैं और कितनी ऊपर तैर रही हैं। ठीक है। जो बैठ गई हैं इट मीन कि वो बिल्कुल मैच्योर हैं, और जो ऊपर तैर रही हैं वो आपके लिए शायद फ़ायदेमंद साबित ना हो। अच्छा। तो ये आपको एक लॉट जो है वो एक इंडिकेटर अंडे वाला फार्मूला जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इससे एक फार्मर को पता चल जाएगा जो मैं लॉट लेके आऊँ उसमें क्या परसेंटेज चल रही है। वन थिंग। सेकंड थिंग, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि एक तो हम ज़मीन में एक नर्सरी लगा रहे हैं, इसके साथ साथ तकरीबन 2006 से हम एक नया कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये दुनिया में एक्चुअली होता है। दुनिया में ज़मीन में जो है वो नर्सरीज तकरीबन नहीं लगती, ये पाकिस्तान इंडो पाक जो हमारा उसमें चल रही। तो अब मॉडर्न नर्सरीज जो हैं कि हम एक शेड बनाते हैं, उस शेड के अंदर फिर जो है हम पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। गुठली लगाने का प्रोसेस इनिशियली सेम है कि आपने लाए और स्प्रेड कर दी किसी शेडी एरिया में, उसके बाद फिर उसे वाटर दिया मॉइस्ट करके, जब उसकी एक ख़ास हाइट पे पौधा जर्मिनेट हो गया तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं और अगर ज़मीन वाली नर्सरी देखें उसके फ़ायदे बहुत कम हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसलिए अब हम तो लोगों को ये इनकरेज करते हैं कि आप मॉडर्न नर्सरीज़ की तरफ आएँ ताकि आपके पौधे फ़ायदे के साथ साथ खर्चा भी बहुत है ना जी, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। बूटे साहब वो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये गुठली किस दाम बिकती है? सर गुठली तो इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं होती कि वो इतना मैटर नहीं कर रहा वैसे होता। इसका बाद का जो होता है ना वो ज़्यादा वो होता है, क्योंकि आपको ट्रॉली मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम 28, 30 या 35 हज़ार रुपये की मिल जाती है और उसमें लाखों गुठलियाँ होती हैं, उसमें कोई ऐसा उसका फैक्टर्स नहीं होता। जहाँ तक इन्होंने बात की है कि टनल्स के अंदर नर्सरीज़ को डेवलप करें और उसके बाद जो है ना उसको फील्ड्स के अंदर शिफ्ट करें और उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट्स आता है, इनका तो है ना फील्ड्स की हद तक के टनल्स के अंदर पौधा तैयार करके दे दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ग्रोअर का हो रहा है जो इनसे परचेज करके जा रहा है। इन्होंने एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, एक टेम्परेचर्स को मेंटेन किया हुआ है एक शेड्स के अंदर। जब उस 28 या 25 में रखते हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ लेते रहते हैं और जब उसको अचानक से निकाल के 48 में फेंकते हैं फील्ड्स के अंदर तो पौधा बहुत ज़्यादा मर जाता है, जो इनका शॉपर वाला पौधा है। तो मेरी सजेशन ये है कि फेजेस में करें तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर्स के मुताबिक जो ना बच्चे को ढालें, ऐसा ऐसा आदि बनाए, उसको बाहर निकाल के रखें, फिर उसके बाद जब काश्तकार को डिलीवर करें तो शेड से ना करें, ओपन फील्ड से ओपन एरिया से करें ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर चुका और उसके बाद इस पे डिटेल से बात करना चाहता था कि जब आप नर्सरी से पौधा मुंतकिल करें तो फिर क्या करें, चाहते हैं क्या होने चाहिए, ये सारी बड़ा अहम बातें हैं और अहम इशू है। इसके ऊपर अलग से प्रोग्राम हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो इस पे जब मौसम आता है फरवरी का तो इस पे प्रोग्राम करेंगे कि आप मुंतकिली कैसे करें। ये बड़ा हाईलाइटेड है और इस पे काम अदारे कर रहे हैं और इस पे हार्डनिंग होती है बकायदा पौधों की डायरेक्ट शेड से। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आम की फसल पर बात की और ख़ास तौर पे आम के बागात की निगहदाश्त कैसे करनी है, इस मौसम में कैसे करनी है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।